हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है क्या चीज़, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी ये करना है, तो उसके लिए कंडक्टिविटी का पता होना ज़रूरी है। तो समझिए कंडक्टिविटी है क्या। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, उसको अलाउ कर देता है, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टिविटी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन क्या है। ये जो हम लिख रहे हैं ना डाइल्यूशन है क्या। डाइल्यूशन एक्चुअल में है क्या कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूट के अंदर वाटर का एडिशन कॉन्टिन्यूसली करते जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम उस सॉल्यूट को डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी एडिशन ऑफ वाटर एक तरह से डाइल्यूशन होता है। तो अब हमें देखना है कि कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक बात और हमें पता होना चाहिए कि जो कंडक्टिविटी होती है ये मेनली डिपेंड करती है कि वहाँ पे फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने मूवमेंट करने के लिए। तो कंडक्टिविटी मेनली इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वहाँ एक मेन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए, या तो नंबर ऑफ आयंस होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री होंगे मूवमेंट करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट फैक्टर में कि जितने नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट बोलेंगे हम, एज वी नो दैट conductivity is directly proportional to number of ions per unit volume। ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें, दूसरा कौन सा फैक्टर हो सकता है जिससे डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़े, तो देखिए जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं, हमने क्या किया है, एक ग्लास शहद का ले लिया, हनी का ले लिया, उसके अंदर अब उस एक ग्लास को हमने किसी बड़े कंटेनर के अंदर डाल लिया। अब उस कंटेनर में डालने के बाद हम उसके अंदर वाटर का एडिशन करते जा रहे हैं। अब होगा क्या कि जो हमने वो हनी लिया था एक ग्लास के अंदर, उसको किसी बड़े कंटेनर में जब हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो अब हनी की क्वांटिटी इतनी ही है, बस हमारे पास क्या है कि वाटर की क्वांटिटी हम उसमें ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से जो हनी के पार्टिकल्स थे, देखिए जब हमने स्टार्टिंग में सिर्फ हनी लिया था तो वो विस्कस था, बहुत पार्टिकल्स बहुत पास थे। जब हम उसके अंदर वाटर का एडिशन कॉन्टिन्यूसली कराते गए तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। अब हमने क्या करना है, उसी जिस बड़े कंटेनर के अंदर हमने हनी और वाटर का एडिशन लगातार कर रहे थे, अब उसी कंटेनर में से हम उसी ग्लास को भर के निकालेंगे। अब हम क्या देखेंगे, उस ग्लास के अंदर जब हमने पहले देखा था तो हनी के पार्टिकल्स ज़्यादा थे, अब हम देखेंगे कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं हनी के वो बहुत कम हो चुके हैं। इसका मतलब अब हमारे जो नंबर ऑफ आयंस थे पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो चुके हैं, और जब हमारे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, सो एज dilution increases, ions become far apart। जब आयंस दूर हो जाएंगे सो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases, conductivity decreases।
दोबारा बताती हूँ मैं सेकंड पॉइंट को। मैंने बोला है जैसे ही हम उसके अंदर डाइल्यूशन को इंक्रीज करते जाते हैं, हमने बोला है हमारे पास एक ग्लास हनी का है, हमने उस हनी के ग्लास को किसी बड़े कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद हमने उसके अंदर लगातार पानी का एडिशन कराते जा रहे हैं यानी उसकी डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब होगा क्या कि जितना हमारे पास उस ग्लास के अंदर हनी था हमने उसको बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया। अभी हनी की क्वांटिटी उतनी ही है एक ग्लास, बस क्या है कि वहाँ पे वाटर का एडिशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, जब हमने वाटर का एडिशन उसमें लगातार करा लिया है जितना करा सकते थे, अब हमने उसी सेम क्वांटिटी वाले ग्लास को उसमें से फिलअप किया है कंटेनर में से। अब हमने क्या देखा है, जब हमने स्टार्टिंग में हनी लिया था तो पार्टिकल्स बहुत पास थे, विस्कस था वो सोल्यूशन पूरा का पूरा। अब हमने जब हनी को लिया है तो उसके अंदर हमारे पास हनी के साथ साथ वाटर के पार्टिकल्स भी हैं। अब हनी के जो नंबर ऑफ आयंस थे उस ग्लास के अंदर कम हो गए हैं, वाटर ज़्यादा हो गया है। तो हमने यही बोला है एज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये था हमारे पास कंडक्टिविटी का, डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन जो है इन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हमें मोलर कंडक्टिविटी को भी रिमाइंड कराना पड़ेगा, कर चुके हैं हम ये टॉपिक, लेकिन पता होना चाहिए दोबारा से कि मोलर कंडक्टिविटी है क्या। देखिए मोलर कंडक्टिविटी है क्या। मोलर कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी जो तैयार की जाती है जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं पर लीटर सोल्यूशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं हम कैप M से, और जो कंसंट्रेशन है दैट इज डिनोटेड बाय C। तो देखिए जो हमारे पास ये वाला इफेक्ट था, ये एक साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, डिबाय हक्कल, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी डिबाय हक्कल ओनसागर इक्वेशन, और इस इक्वेशन के बिहाफ पे हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट पता करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट रहता है। तो लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी was explained by Debye-Huckel ओनसागर इक्वेशन, या हम इसको बोलते हैं DHO इक्वेशन। देखिए डिबाय-हक्कल ओनसागर इक्वेशन है क्या, कैप M दैट इज आवर मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कैप नोट M लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस B√C। तो यहाँ पे जो हमारा कैप M है ये क्या है, कैप M इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अच्छा कैप नोट M क्या है हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो हमने की थी लास्ट वीडियो में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। B हमारा कांस्टेंट है और C जो है दैट इज आवर कंसंट्रेशन। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले हम इस DHO इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे, देखिए हमें पता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस C, और जो कैप M आया है दैट इज कैप नोट M माइनस B√C। तो मैं इसको लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू C प्लस mx, अगर मेरे को कंपेयर करना है। तो देखिए ग्राफ कैसे होएगा इनके बीच में। तो ये है DHO इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए जब कोई ना कोई साइंटिस्ट आता है नया तो कुछ एक अपने रूल्स देता है, कुछ एक अपने पॉस्टुलेट्स देता है, पर वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब हम करेंगे जो DHO इक्वेशन थी, लिमिटेशन ऑफ DHO इक्वेशन।
देखिए जो DHO इक्वेशन हम कर रहे हैं ये केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल थी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में वैलिड नहीं थी। तो फर्स्ट इसकी यही लिमिटेशन है कि जब भी ये हमारे पास बात करती है DHO इक्वेशन, ये केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं थी। तो लिखते हैं द DHO इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर weak electrolyte that is valid only for strong electrolyte। ये थी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट देखिए सेकंड, देखिए अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो जो ग्राफ है कैप एम और √C के बीच में, जब हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात की थी तो उस केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअल में क्या थी, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा रहे थे वेयर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के केस में जो ग्राफ आया था दैट वाज लाइक दिस, ऐसे करके कुछ इस तरह से ही आया था ग्राफ हमारे पास, और ये था √C और कैप एम के बारे में, इन दोनों के बीच में था ये। देखिए सेकंड लिमिटेशन क्या थी इसकी, ये बोलता है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ले भी लें तो जो ग्राफ है कैप एम के और √C के बीच में ये एक पैराबोला फॉर्म कर लेगा। अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड करते हैं तो ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये लाइन को टच नहीं करेगी और तो हमारी कंसंट्रेशन है जो वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इस इक्वेशन से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाली जा सकती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाली जा सकती। तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट the graph between cap M and √C is doesn't touch the line where concentration approaches to 0. So we can't determine limiting molar conductivity that is cap नोट M for वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस इक्वेशन से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो देखिए अब हम किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग हमें निकालनी तो पड़ेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो नेक्स्ट हमारे पास आए थे कोलार्स लॉ, जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। कोलार्स लॉ जो आए थे वो हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए एप्लीकेबल थे। तो अभी हम देखने वाले हैं, देखो कोलार्स लॉ के बारे में हम बात कर चुके हैं, अभी जो ये कोलार्स लॉ था ये एप्लीकेबल कहाँ और कहाँ नहीं था इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, स्ट्रॉन्ग है तो हम DHO से इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वीक है तो हम कोलार्स लॉ का सहारा लेंगे, उससे निकाल देंगे। लेकिन अगर हमारे पास वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की DHO से भी नहीं निकल रही तो हम कोलार्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। इसका मतलब जो कोलार्स लॉ था वो हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड था, लेकिन जो DHO इक्वेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।